Hello everyone. Today we are going to understand the second chapter of class 9 geography, that is physical features of India. अब तक इस चैप्टर में हम हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ चुके हैं और अब हम थर्ड फीचर के बारे में पढ़ेंगे विच इज़ द पेनिनसुलर प्लेट्यू. सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड पेनिनसुला. तो पेनिनसुला का क्या मतलब होता है, हम सबसे पहले वो देखेंगे. सो पेनिनसुला is any land body which is surrounded on the three sides by water. पेनिनसुला कोई भी वो भूमि का क्षेत्र होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है. तो अगर आप इंडिया का मैप देखते हो तो ये जो ट्रायंगुलर पोर्शन है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है इसको हम पेनिनसुला कहते हैं. कौन कौन सी तीन वाटर बॉडीज़ हैं जिनसे ये घिरा हुआ है? सो वी हैव अरेबियन सी इन द वेस्ट, वी हैव बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ. सो दीज आर द थ्री वाटर बॉडीज़ जिनसे हमारा जो पेनिनसुलर एरिया है वो घिरा हुआ है. नाउ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट वर्ड हियर इज़ प्लेट्यू. तो प्लेट्यू का मतलब क्या होता है? प्लेट्यू को हम हिंदी में पठार कहते हैं. इसको हम सरल भाषा में अगर जानें तो इसको टेबल टॉप लैंड भी कहा जाता है. मतलब एक ऐसा लैंडफॉर्म, एक ऐसा क्षेत्र जो कि टेबल जैसा दिखता है. तो टेबल जैसा ये कैसे दिखेगा? इट हैज़ सम हाइट, इसकी कुछ हाइट है और ऊपर से ये प्लेन है. तो इसका कंट्रास्टिंग फीचर क्या हो सकता है? माउंटेन. तो माउंटेन भी हाइट अटेन करता है, लेकिन माउंटेन और प्लेट्यूज़ में क्या डिफरेंस होता है कि माउंटेन्स की आपकी बहुत ही स्टीप पीक्स होती हैं, कि चोटियाँ जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं, लेकिन जो आपका टेबल लैंड होता है या फिर जो प्लेट्यूज़ है उसके अंदर आपको ऊपर से एरिया बिल्कुल फ्लैट मिलेगा. कॉनिकल शेप का आपको एरिया प्लेट्यूज़ में देखने को नहीं मिलता. सो नाउ लेट अस रीड अबाउट द पेनिनसुलर प्लेट्यू. तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है, जो ये टेबल लैंड है, किस चीज़ का बना हुआ है? ये ओल्ड क्रिस्टलाइन और इग्नियस या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स का बना हुआ है. तो तीन तरीके की यहाँ पे हमें रॉक्स देखने को मिली है, पत्थर देखने को मिलते हैं. तो सबसे पहला है क्रिस्टलाइन रॉक्स. तो क्रिस्टल जैसे रॉक्स हमें यहाँ पे मिलते हैं, बहुत ही पुराने. इग्नियस रॉक्स आपको कहाँ पे मिलते हैं? तो जब भी ज्वालामुखी के द्वारा पत्थर बनाए जाते हैं, तो ज्वालामुखी का इरप्शन हुआ, ज्वालामुखी फटता है, लावा बाहर आएगा और जब वो ठंडा हो जाएगा सतह पे आके तो वो कुछ बहुत ही अलग किस्म के पत्थर बनाता है, उनको हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं. तो ज्वालामुखी जो भी पत्थर बनाएगा उन्हें इग्नियस रॉक्स कहेंगे. और जब ये पत्थर बहुत ही ज़्यादा तापमान के संपर्क में आते हैं या प्रेशर के संपर्क में आते हैं, ये अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं, तो इनको फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है. सो इफ़ आई से that when igneous या फिर sedimentary rocks are subjected under extreme temperature and extreme pressures, they change their appearance or they change their composition and they turn into metamorphic rocks. तो ये metamorphic rocks या फिर ये जो ये igneous rocks हैं, ये हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू का हिस्सा कब बने? सो एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेक्शन, हमें पता है कि जो हमारा ये पोर्शन है पेनिनसुलर इंडिया वाला, ये जो यूरेशियन प्लेट है इसकी तरफ मूव कर रहा था. तो जब प्लेट मूव करती हैं तो यहाँ पे वल्केनिक इरप्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी जैसे इरप्शन, धरती में से लावा निकलना शुरू हो जाता है. लावा जब निकलेगा और वो सतह पे आके ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पे वो इग्नियस रॉक्स का निर्माण करेगा. इग्नियस रॉक्स जब बारीक बारीक कणों में टूट जाती है, जब वो सॉइल बनाना शुरू कर देती है, तो यहाँ पे जो सॉइल पाई जाएगी उसको हम ब्लैक सॉइल कहेंगे, क्योंकि वो काले रंग की मिट्टी होती है. ब्लैक सॉइल्स किसके लिए ज़्यादा उपयोगी होती हैं? ब्लैक सॉइल्स पे हम कॉटन जो है वो अच्छे से ग्रो कर सकते हैं. सो पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है उसके अंदर आपको बहुत ही स्टीप हिल्स नहीं मिलेंगी. यहाँ की जो हिल्स होती हैं वो बहुत ही स्टीप नहीं होती हैं, बल्कि दे आर वेरी राउंडेड. और जो घाटियाँ या फिर जो वैलीज़ हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा गहरी नहीं होंगी. ये वैलीज़ भी आपकी शैलो होती हैं या फिर कम गहराई पे आपको मिलती हैं. सो मूविंग फर्दर, ये जो प्लेट्यू है it is broadly divided into two divisions. The first one is the Central Highlands and the second one is the Deccan Plateau. So now we are going to study both of them in detail. To understand the Central Highlands and the Deccan Plateau in more depth, let us have a look at the map. तो इस मैप के अंदर आपको लाइट ब्राउन कलर का जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ओके, दिस एंटायर एरिया जो सेंटर में है, सो दिस इज़ द प्लेट्यू रीजन. ये जो लाइट ब्राउन एरिया है ये आपका प्लेट्यू रीजन है. इसको हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं. तो दो भाग में डिवाइड कहाँ से होगा? ये जो बड़ी सी नर्मदा नदी जो है, ओके, सो वी हैव द नर्मदा रिवर. ये नर्मदा नदी
आपके प्लेट्यू को दो हिस्सों में बांटती है। तो जो नर्मदा के ऊपर वाला पोर्शन है नॉर्थ की तरफ, इसको हम सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे देश के मध्य में आता है, तो इसीलिए इनको सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं। और जो हमारा दक्षिणी भाग है इसको हम डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। सो लेट अस लुक एट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड्स जो हैं कहाँ तक फैले हुए हैं। तो जो सेंट्रल हाईलैंड्स का एरिया है इसकी वेस्टर्न बाउंड्री बनती है अरावली रेंज से, ईस्टर्न बाउंड्री इसकी बनती है छोटा नागपुर प्लेट्यू से, एंड इन द मिडल वी हैव द विंध्या एंड द सतपुड़ा रेंज। तो जो विंध्यास और सतपुड़ा हैं ये इसकी सदर्न बाउंड्रीज बनाती हैं, वेस्टर्न बाउंड्री अरावली रेंज और ईस्टर्न बाउंड्री इसकी छोटा नागपुर प्लेट्यू द्वारा बनाई जाती है। इसका जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो आपका मालवा प्लेट्यू के अंदर कवर हो जाता है। मालवा प्लेट्यू के अलावा यहाँ पे और भी छोटे छोटे बहुत सारे प्लेट्यूज़ या पठार या फिर टेबल टॉप लैंड मिलते हैं, जिनको हम बुंदेलखंड प्लेट्यू, भागेलखंड प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। अब इन प्लेट्यूज़ के अलावा यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं। ये नदियाँ चंबल, इसके अलावा यहाँ पे सिंध, बेतवा, केन, ये सारी नदियाँ हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इनकी डायरेक्शन है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। सो द डायरेक्शन ऑफ द रिवर्स हियर इज़ साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। ये जो नदियाँ हैं डायरेक्टली ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट फ्लो नहीं करती हैं, रादर दे फ्लो इन अ डायगोनल। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं इनकी डायरेक्शन इज़ डायगोनल, तो ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। इसका एक एक्सेप्शन है, दैट इज़ द नर्मदा रिवर। तो जो ये नर्मदा नदी है ये कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, इसकी डायरेक्शन है ये अमरकंटक हिल्स से इमर्ज होती है और अरेबियन सी में आके मिल जाती है। सो इसकी डायरेक्शन इज़ ईस्ट टू वेस्ट, ये यहाँ से रिवर्स में चलती है। तो इसका एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि नर्मदा नदी जो है वो एक रिफ्ट वैली में से फ्लो करती है। रिफ्ट वैली को आप कैसे इजीली समझ सकते हैं, इसको एक तरीके से आप खाई के रूप में मानिए, और ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, तो नर्मदा नदी इजीली इसमें से नेविगेट हो जाती है, इसके अंदर से चली जाती है। सो टिल नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, तो सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है कि इसकी मार्जिन्स क्या हैं। अरावली रेंज, वी हैव छोटा नागपुर प्लेट्यू, वी हैव विंध्या एंड सतपुड़ा। कौन सी इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं यहाँ पे, वी हैव चंबल, वी हैव सिंध, बेतवा, केन। डायरेक्शन ऑफ द रिवर्स इज साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। वट आर द मेजर प्लेट्यूज जो आपको सेंट्रल हाईलैंड्स में मिलेंगे, वी हैव द मालवा प्लेट्यू, वी हैव बुंदेलखंड, भागेलखंड एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो जो आपका प्लेट्यू रीजन है ये बहुत ही ज़्यादा मिनरल्स में रिच होता है। तो कोल माइंस और जो आपकी बाकी मिनरल्स वाली माइन है वो आपको प्लेट्यू रीजन्स के अंदर देखने को मिलेगी। फिर द विंध्यान रेंज इज बाउंडेड बाय सतपुड़ा रेंज ऑन द साउथ एंड द अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। तो विंध्या रेंज क्या है, उसके नॉर्थ वेस्ट की तरफ अरावलीज हैं और साउथ या फिर नीचे की तरफ साउथ सतपुड़ा। तो राइम कर रहा है, इट वुड बी ईजी टू रिमेंबर। तो सतपुड़ा रेंज उसके साउथ में होती है। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जेस विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान। अगर आप ज़्यादा नॉर्थ वेस्ट की तरफ चले जाते हैं तो आपको राजस्थान की जो रेत है वो मिलेगी। द फ्लो ऑफ रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन मेनली द चंबल, सिंध, बेतवा, केन इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। तो नदियों की जो डायरेक्शन है वो आपको मिलेगी साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। मेजर नदियाँ कौन कौन सी हैं, चंबल, सिंध, बेतवा एंड केन। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। तो सेंट्रल हाईलैंड्स जो हैं वो वेस्टर्न साइड ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, ज़्यादा चौड़े होते हैं, और ईस्टर्न साइड कम इनका एरिया देखने को मिलता है। तो यदि आप मैप के अंदर अरावली रेंज देखते हैं तो वो आपको ज़्यादा ब्रॉड मिलेगी, और छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वो आपको कम ब्रॉड देखने को मिलेगा। सेंट्रल हाईलैंड के जो आपको ईस्टवर्ड एक्सटेंशन देखने को मिलती हैं उनको लोकली बुंदेलखंड और भागेलखंड के नाम से जाना जाता है। सो द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन बाय द दामोदर रिवर। तो छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है जो सबसे ईस्ट में आपको देखने को मिलता है, वहाँ पे कौन सी नदी आपको देखने को मिलती है, वहाँ पे आपको दामोदर नदी इस एरिया को ड्रेन करती हुई जाती है। सो दिस वॉज द इंटायर पोर्शन ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू आपका नीचे का जो ट्रायंगुलर हिस्सा है, जो आपका पेनिनसुलर पार्ट है, उसको हम डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। नर्मदा के नीचे वाला जो आपका पूरा एरिया है वो डेक्कन प्लेट्यू के अंदर कवर होगा।
नाउ लेट अस लुक एट द एक्सटेंशन ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। अब हम डेक्कन प्लेट्यू के बारे में देखेंगे कि वो कहाँ है हमारा, वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो नर्मदा नदी जो है ये हमारा डिवीजन करती है सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू के बीच में। तो नर्मदा के जो साउथ में जो पोर्शन है वो हमारा डेक्कन प्लेट्यू के अंदर आएगा। इस डेक्कन प्लेट्यू की जो नॉर्थ मोस्ट बाउंड्री है वो सतपुड़ा रेंज है, वेस्टर्न बाउंड्री वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न बाउंड्री ईस्टर्न घाट है। और जो यहाँ पे हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है यहाँ पे आपको महादेव हिल्स मिलती हैं, मैकाल रेंज और भी 2-3 पहाड़ियाँ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। इनके बीच का पोर्शन हमारा डेक्कन प्लेट्यू है। इस डेक्कन प्लेट्यू का कुछ हिस्सा आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी देखने को मिलता है। यहाँ पे हम इसको कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू कहते हैं। 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहाड़ियाँ यहाँ पे मिलेंगी जिनको हम गारो, खासी और जैंतिया कहते हैं। यहाँ पे इन्हीं नाम की ट्राइब्स रहती हैं। सो रीडिंग फर्दर, द डेक्कन प्लेट्यू is a triangular landmass that lies to the south of river Narmada. The Satpura range flanks its broad base in the north, while Mahadev, Kaimur and Makal range form its eastern extension. तो जो डेक्कन प्लेट्यू है ये एक ट्रायंगुलर लैंडमास है, ट्रायंगल जैसा दिखता है। किसके साउथ में बिलोंग करता है ये? नर्मदा नदी के साउथ डायरेक्शन में आपको ये देखने को मिलता है। जो सतपुड़ा रेंज है वो इसका नॉर्थ बॉर्डर बनाती है। नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर इसकी 3 इम्पॉर्टेंट पहाड़ियाँ हैं, महादेव, कैमूर और मैकाल रेंज। इनसे आप इनका नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर बनता है। सो द डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट and slopes gently eastward. An extension of the plateau is also visible in the northeast, locally known as the Meghalaya, Karbi Anglong Plateau and North Kachar Hills. It is separated by a fault from Chota Nagpur Plateau. 3 prominent hills ranges from the west to east are the Garo, Khasi and Jaintia Hills. So we have one important point here. तो जो ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू है इसका स्लोप किस तरफ है, इसका झुकाव किस तरफ है, वो है टुवर्ड्स द ईस्ट साइड। तो अगर हम इसका एक प्रोफाइल देखते हैं तो जो वेस्टर्न पोर्शन है ये आपको ज़्यादा उठा हुआ देखने को मिलेगा और ईस्टर्न पोर्शन आपको काफ़ी नीचे देखने को मिलेगा। सो इसका स्लोप किस तरफ है? इट इज़ फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू रिस्पेक्टिवली। तो जो हमारा ये पोर्शन है यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट मिलेगा और यहाँ पे आपको ईस्टर्न घाट देखने को मिलता है। वेस्टर्न घाट लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। तो जो ये आपका वेस्टर्न कोस्ट है, जो एरिया समुद्र के पास वाला एरिया होता है उसको हम कोस्टल एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको वेस्टर्न कोस्ट देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको ईस्टर्न कोस्ट देखने को मिलता है। तो ये रिस्पेक्टिवली ईस्टर्न बाउंड्री और वेस्टर्न बाउंड्री यहाँ पे बनाती हैं। सो वी हैव सर्टन डिफरेंसेस बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट। इन दोनों के बीच में काफ़ी सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो जो वेस्टर्न घाट हैं ये कॉन्टिन्यूअस है, ओके। तो वेस्टर्न घाट के अंदर आपको ब्रेक या फिर टूटी हुई जगह नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन जो ईस्टर्न घाट हैं ये ब्रेक्स में आपको देखने को मिलते हैं, मतलब दीज आर नॉट कॉन्टिन्यूअस। वेस्टर्न घाट इनकी हाइट जो है वो ज़्यादा होती है, ईस्टर्न घाट की हाइट जो है वो कम है। वेस्टर्न घाट के अंदर आपको कुछ पासेस देखने को मिलेंगे। पासेस रास्ते होते हैं। तो कौन कौन से पासेस आपको वेस्टर्न घाट के अंदर मिलते हैं? आपको थाल घाट, बोहर घाट या फिर पाल घाट देखने को मिलेगा। ईस्टर्न घाट के अंदर बहुत सारी क्योंकि टूटी हुई जगह होती हैं, सो इम्पॉर्टेंट पासेस वहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। The eastern Ghats stretch from Mahanadi Valley to the Nilgiris in the south. The eastern Ghats are discontinuous and irregular and dissected by rivers draining into Bay of Bengal. Dissection का मतलब होता है बीच में से टूटना या फिर काट देना, उसको हम डाइसेक्शन बोलते हैं। तो ईस्टर्न घाट जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? महानदी से नीलगिरी तक। तो नीलगिरी पहाड़ी आपको साउथ इंडिया में बिल्कुल बॉटम में मिलती हैं और महानदी आपको ऊपर की तरफ मिलती है। तो इनके बीच का जो पोर्शन है, इनके बीच की जो बाउंड्री है हम उसको ईस्टर्न घाट कहते हैं। ये बहुत ही डिसकॉन्टिन्यूअस है, मतलब इनके बीच में ब्रेक्स हैं एंड दे आर वेरी इरेगुलर एंड डाइसेक्टेड बाय रिवर्स। तो किसने इनको बीच में से काट रखा है? तो अगर आप अपना मैप देखते हैं तो मैप में आपको बहुत सारी नदियाँ मिलेंगी जो ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रही हैं। सो इफ़ वी लुक एट द मैप्स, हमने देखा कि जो ईस्टर्न घाट है वो महानदी से हमारी जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं उनके बीच में देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारी
महानदी है और यहाँ पे आपकी नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं। तो इनके बीच में आपको ईस्टर्न घाट देखने को मिलते हैं। ईस्टर्न घाट बहुत ही टूटे हुए हैं क्योंकि आप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नदियाँ देख सकते हो जो इनके बीच में से जा रही हैं। तो सबसे ऊपर महानदी जा रही है, इनके बीच में गोदावरी, कृष्णा और नीचे कावेरी नदियाँ बहती हैं। तो नदी जो है वो पहाड़ों को काटती हुई जाती है, इसीलिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिसकॉन्टिन्यूटी है। एक पहाड़ आपको पूरे लाइन में देखने को नहीं मिलता है, बल्कि यहाँ पे छोटे छोटे आपको टुकड़ों में पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। इन कॉन्ट्रास्ट अगर आप वेस्टर्न घाट को देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कम नदियाँ हैं जो कि वेस्ट फ्लोइंग है। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत कोई प्रोमिनेंट नदी या फिर कोई बहुत बड़ी नदी इनके बीच में से नहीं गुजर रही है, इसीलिए दे आर मोर कॉन्टिन्यूअस, इसीलिए वो इकट्ठे चलते जाते हैं और उनके बीच में कोई भी ब्रेक नहीं आता। The Western Ghats cause orographic rain by facing the rain-bearing moist winds to rise along western slope of the Ghat. The Western Ghat are known by different local name. The height of Western Ghats progressively increases from north to south. The highest peaks include the Anaimudi, the Doda Beta, Mahendragiri, and the highest peak in the Eastern Ghat. Mahendragiri is the highest peak in the Eastern Ghat. उसके अलावा यहाँ पे शिवरॉय हिल्स और जावेदी हिल्स वगैरह आपको साउथ ईस्ट में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज़ ओरोग्राफिक रेन। तो ओरोग्राफिक रेन क्या होती है? ओरोग्राफी का मतलब होता है, इसको हम पहाड़ बोलते हैं। सो फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर वेस्टर्न घाट। यहाँ से आपका मॉनसून या फिर जो मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं जिनके अंदर पानी भरा हुआ है वो हवाएं आती हैं, ये ऊपर की तरफ जाएंगी पहाड़ों के साथ और यहाँ पे आके क्लाउड फॉर्मेशन करती हैं। तो जो ये क्लाउड्स हैं ये इस पहाड़ी को कवर नहीं कर पाते, बल्कि यहीं पे ही एक ही साइड बारिश करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए इस एरिया को जहाँ पे बारिश होती है इसको विंडवर्ड साइड बोलते हैं। ओके, इसको विंडवर्ड साइड कहा जाता है और इसको लीवर्ड साइड कहा जाता है जहाँ पे बारिश नहीं होती। सो वेस्टर्न घाट के जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है और वेस्टर्न घाट का जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे बहुत ही कम बारिश आपको देखने को मिलेगी। वेस्टर्न घाट को बहुत सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है। वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्री भी कहा जाता है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत ही बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। तो अनायमुड़ी और दोदा बेटा ये आपको वेस्टर्न घाट के अंदर देखने को मिलेगी और ईस्टर्न घाट की जो सबसे ऊँची पहाड़ी है उसका नाम है महेंद्रगिरी। इसके अलावा आपको शिवरॉय हिल्स और जावदी हिल्स ये भी देखने को मिलती हैं ईस्टर्न घाट के अंदर। यहाँ पे कुछ फेमस हिल स्टेशंस आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यू हैव उडगमंडलम जिसको ऊटी के नाम से भी जाना जाता है और कोडाईकनाल, ये दोनों आपको ईस्टर्न घाट के अंदर देखने को मिलेंगे। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज द डेक्कन ट्रैप। इट इज़ वोल्केनिक ओरिजिन, हेंस द रॉक्स आर igneous. Actually these rocks have denuded over time and are responsible for formation of black soil. ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी बता रही थी कि जो हमारा पेनिनसुला है, जो हमारा ये ट्रायंगुलर पोर्शन है, ये किस चीज़ का बना हुआ था? यहाँ पे वल्केनिक इरप्शन हुई थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी फटे थे, बहुत ही बड़े नहीं लेकिन थोड़े थोड़े क्रैक्स के बीच में से यहाँ से लावा निकल रहा था जिनकी वजह से इग्नियस रॉक्स यहाँ पे फॉर्म हुई। जैसे जैसे कई हज़ारों सालों के बाद इन रॉक्स ने टूटना शुरू कर दिया और छोटे छोटे कणों में ये बिखर गई। तो ऐसे ही यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन हुआ। तो जो ये सॉइल है, क्योंकि ये इग्नियस रॉक से बनी थी, ये ब्लैक कलर की बनी, इसीलिए इस सॉइल का नाम ब्लैक सॉइल है। द अरावली हिल्स, इट लाइज इन द वेस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन अ साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। सो द लास्ट पोर्शन हियर इज अरावली हिल्स। तो अरावली हिल्स के बारे में हम अभी पढ़ते। सो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द अरावली रेंज। अरावली रेंज आपको कहाँ पे देखने को मिलती है? ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी रेंज है। ये आपको गुजरात से दिल्ली की तरफ देखने को मिलेगी। इसकी जो डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट है, जस्ट लाइक द रिवर्स। जो हमारी सेंट्रल हाईलैंड्स की रिवर थी जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही थी, अरावली रेंज भी हमारी उसी डायरेक्शन में जाती है। ये भी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। बहुत ही ज़्यादा पुरानी रेंज है, तो ये काफ़ी ज़्यादा घिस चुकी है। घिसने को क्या कहते हैं? इरोजन। उसका जो काफ़ी ज़्यादा परत है ऊपर वाली वो इरोड हो चुकी हैं हवा की मदद से। जितनी हाइट इनकी पहले रही होगी, अब ये हाइट काफ़ी ज़्यादा कम है। सो अरावली रेंजेस के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना था। यू जस्ट हैव टू नो अबाउट द डायरेक्शन इन विच दे आर फ्लोइंग एंड द स्टेट्स
फ्रॉम विच इट गोज थ्रू, ये गुजरात से जाती है राजस्थान, राजस्थान से ये दिल्ली तक पहुंचती है. दीज आर वेरी वेरी ओल्ड. एंड विद दैट वी फिनिश दिस चैप्टर. आई होप कि आपको जो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का सेगमेंट है ये अच्छे से क्लियर होगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस, you can ask in the comments below. And that was the section. I hope you have a good day. Take care.